Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is bronchogenic carcinoma. बेसिकली ये थोरैक्स का है, थोरैक्स एंड कार्डियक सर्जरी का चैप्टर है. इसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. एंड हियर इट गोज. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज द कार्सिनोमा ऑफ लंग, इज द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, द ब्रोंक्यूलर जो है सारा ट्री और जो लंग का पेरेन्काइमा वगैरह सारा इन्वॉल्व है. 95% ऑफ लंग कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू स्मोकिंग. तो इफ ए पर्सन स्टॉप स्मोकिंग उसके कार्सिनोमा के चांसेस भी कम हो जाते हैं. वी क्लासीफाई द लंग कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल. जो एस वाली प्रोनाउंसिएशन देंगे ना वो सेंट्रल होंगे कार्सिनोमास, सेंट्रल टू द लंग्स, और उनकी ना रिलेशन होगा स्मोकिंग से. अब देखिए जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा दे आर एग्रेसिव मेटास्टेसाइज, दे रिलेटेड टू स्मोकिंग एंड दे आकर सेंट्रली, और स्प्रेड इनका लिम्फेटिक हेमाटोजेनस दोनों से होता है. इसको ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द पैक्ड नेचर ऑफ द स्मॉल डेंस सेल्स. दे हैव neuroendocrine properties. They are neuroendocrine tumors and they may cause paraneoplastic syndrome, जिसमें मोस्ट कॉमन लैम्बर-ईटन सिंड्रोम है, जिसमें प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में. पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हार्मोन कॉजेज हाइपर कैल्सीमिया और कुशिंग डिजीज बिकॉज ऑफ एसीटीएच सिक्रीशन. नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा उसमें 4 क्लासेज हैं. एक मिक्स ट्यूमर्स हैं जिसमें सारे मिक्सड होंगे. अनडिफरेंशिएटेड लार्ज सेल कार्सिनोमास, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल तो स्क्वामस से ही होंगे, स्क्वामस सेल्स ही होंगे, बट एज इट स्टार्ट्स विद एन एस तो ये सेंट्रल है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड अपीयर एज कैविटेटिंग ट्यूमर. प्रोग्नोसिस रिलेटिवली गुड. एडिनोकार्सिनोमा ये पेरिफेरल होगा, स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है, वीकेस्ट एसोसिएशन इज बट इज़ द मोस्ट कॉमन लंग ट्यूमर. 40% ऑफ ऑल लंग ट्यूमर्स में से एडिनोकार्सिनोमा होता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हिमोप्टोसिस, एटिलेक्टोसिस, नमूनिया, पेन, वेट लॉस. अगर ट्यूमर होता है एपेक्स ऑफ द लंग का तो इट मे कंप्रेस द ब्रेकियल प्लेक्सस. सिंपैथेटिक गैंग्लियन को भी कंप्रेस कर सकता है. जो ट्यूमर एपेक्स का ट्यूमर इन्वेट कर सकता है उसे पेनकोस ट्यूमर कहते हैं. क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक प्लेक्सस में वो आ जाता है. अगर सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो हों सर्वाइकल के वो डिस्टर्ब हो जाए तो हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं. तो एनी लंग ट्यूमर दैट इज कॉजिंग हॉर्नर सिंड्रोम वो पेनकोस ट्यूमर है. हॉर्नर सिंड्रोम की क्या थी फीचर्स? टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस इन ऑफ्थल्मोस, और उस वाली साइड की इप्सिलेटरल जो है स्वेट ग्लैंड्स, फेशियल स्वेटिंग होती ही नहीं है. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, हाइपोकैल्सीमिया, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह. हाउ डू डायग्नोज? चेस्ट एक्सरे, सीटी चेस्ट, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रोंकोस्कोप पे, सेल साइटोलॉजी, ब्रश से ब्रोंकियल ब्रशिंग भी ले सकते हैं, सेल साइटोलॉजी भी ले सकते हैं. सीटी गाइडेड परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी, मीडियास्टिनोस्कोपी, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग पर्पसेस. और थ्रैकोस्कोपी भी कर सकते हैं फॉर स्टेजिंग पर्पसेस, बट गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? मीडियास्टिनोस्कोपी. TNM classification, ये कार्सिनोमा इन situ T1 less than 3 cm, T2 more than 3 cm and it invades the visceral pleura. T3 any size within 2 cm of carina, और फिर एक्सटेंशन चेस्ट वॉल. T4 में तो हर जगह चला जाएगा, ट्रैकिया, ग्रेट वेसल्स, हार्ट, इसोफेगस, वर्टिब्रा, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन. N0 कहीं भी नहीं. N1 पेरीब्रोंकियल इप्सिलेटरल, N2 मीडियास्टिनल सब कैरिनल नोड्स. कैरिना क्या होता है? जहाँ पे वो डिवाइड करता है ट्रैकिया इंटू ब्रोंकाई. M0, M1, M0 नो डिस्टर्ब मेटासिस, M1 डिस्टर्ब मेटासिस. जरा स्टेज 1, 2, 3, 4 में बेसिकली क्या होगा? 4 में और कुछ नहीं होता सिवाय के मेट्स होते हैं. स्टेज 1, 2 हो तो आपने सर्जरी करनी है, लोबेक्टमी कर दे, एक्सटेंडेड रिसेक्शन, न्यूमोनेक्टमी या वेज रिसेक्शन में भी यूज फॉर पेरिफेरली लोकेटेड ट्यूमर्स. और पेरिफेरली लोकेटेड कौन सा ट्यूमर है? एडिनोकार्सिनोमा. स्टेज 3A में आपने सर्जरी, कीमो, रेडियो. स्टेज 3B या 4 स्टार्ट हो जाए तो क्योंकि लिम्फ नोड्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. T4 है, पहले ही ट्यूमर बहुत ज़्यादा उससे उसकी साइड फैल गया. इट्स पैलिएटिव ट्रीटमेंट. कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, परसिस्टेंट एयर लीक एंड ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, जिसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है थोरैकिक आयोटिक एनेरिज्म. एनेरिज्म क्या है? कोई भी डायलिटेशन आर्टरी की. एनेरिज्म इज़ अ लोकलाइज डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और थोरैकिक आयोटिक एनेरिज्म होने के चांसेस 6 in 100,000 है इन यूके. हम क्लासीफाई करते हैं एयोटा को असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग और थोरैको एब्डोमिनल. लेकिन क्या चीज़ उसका एनेरिज्म बनाती है? एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक एहलर-डनलोस या फिर मार्फन सिंड्रोम. इन्फेक्टिव सिफिलिस, माइकोटिक इन्फेक्शन में सिफिलिस या माइकोटिक बैक्टीरियल भी हो सकती है, या फंगल इन्फेक्शन. माइकोटिक को ज़्यादातर वो लेते हैं, इन्फेक्टिव भी लेते हैं. इन्फ्लेमेटरी आयोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई, या ट्रोमेटिक.
ब्लंट ट्रॉमा वगैरह की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स एकदम शार्प पेन जाती है। एसिम्टोमेटिक तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर रप्चर हो जाए ना तो मसला आता है। देयर इज पेन कॉज बाय प्रेशर, होर्सनेस, प्रेशर ऑन द recurrent नर्व, डिस्फेजिया, esophageal compression, respiratory symptoms, pressure on bronchus, aortic root aneurysm can cause aortic regurgitation, और rupture can cause cardiac tamponade, pneumothorax and hemoptysis. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट ट्रांसथोरैकिक एंड ट्रांसइसोफेगियल एको करवाएंगे, सीटी एमआरआई से पता लग जाएगा कि थोरैकिक एनेरिज्म है, अगर वो फटा या नहीं फटा। ट्रीटमेंट इंडिकेशन फॉर सर्जरी, ऑब्वियसली अगर एनेरिज्म है, अभी हम रप्चर्ड की बात नहीं करते हैं, डिसेक्शन की बात नहीं करते, अगर एनेरिज्म है तो क्या है, उसको ऑपरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तो वो 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में ऑपरेटेड, नहीं तो आपने चेक करना है कि वो सिम्टोमेटिक है नॉट सिम्टोमेटिक है। असेंडिंग में प्रेजेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आयोटिक वॉल्व इनसफिशिएंसी, आयोटिक रिगर्ज करा रहा है, मार्फन रिलेटेड एनेरिज्म है, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स हैं कि नहीं है। डिसेंडिंग में भी आपने सिम्टम्स देखने हैं, एक्यूटली इनलार्ज हो रहा है, मीडियास्टिनल इन्वेडिंग हो रही है, उसका शेडो बहुत बड़ा आई जा रहा है, मीडियास्टिनम में नहीं सॉरी नीचे थोरैकिक में कंप्रेशन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर गो फॉर सर्जरी। और आयोटिक आर्च में है या जहाँ भी है, इट इज़ रिप्लेस बाय डेक्रॉन ग्राफ्ट और सर्जरी कर देते हैं। आयोटिक डिसेक्शन, अब जब मैं बात करें ना आयोटिक डिसेक्शन, ये प्रॉफ 2020 में यूएचएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। आयोटिक डिसेक्शन क्या होती है कि मीडिया और इंटिमा के दरमियान लेयर फट गई, इंटिमा में टीयर आता है तो वो मीडिया और इंटिमा के दरमियान जो है एक और चैनल खोल लेता है। इट्स द डिफेक्ट इन द इंटिमा ऑफ द aorta रिजल्टिंग इन ब्लड ट्रैकिंग इनटू द aortic tissue, splitting the media from the intima and creating a false lumen. It most commonly affects the ascending aorta. Males are affected more than females. 75, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन में पढ़ें। 75-year-old man brought to ER with 1 hour duration, sudden onset of pain radiating to the back. अब ये पेंक्रेटाइटिस की भी हो सकती थी, लेकिन गौर से बाकी चीज़ें देखें। Which occurred at rest. He has a history of rheumatoid arthritis, severe asthma and hypertension. Hypertension, malignant, asthma और rheumatoid arthritis, मतलब कोई भी ना कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन थी जो वेसल्स को भी अटैक कर रही थी। ऑन एग्जामिनेशन पल्स 105 बीट पर मिनट, ब्लड प्रेशर 170/100 और चेस्ट एक्सरे इज़ वाइडन मीडियास्टिनम। वाइडन मीडियास्टिनम इस सूरत में तो मोस्टली क्या जाता है आयोटिक डिसेक्शन पे। रिस्क फैक्टर्स में देखें वो सारी चीज़ें, हाइपरटेंशन, मार्फन सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रेगनेंसी, ट्रोमा एंड कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। हाउ डू यू क्लासिफाई, इसके दो क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक है डिबेकिस कहता है पहला है अ टियर इन द असेंडिंग आयोटा विद द डिसेक्शन जो है दैट एक्सटेंड्स डिस्टल टू द आर्च। ये असेंडिंग आयोटा में डिस्टल आर्च के भी परे जाके वो चलता रहता है इसका टियर। टाइप 2 है डिसेक्शन इन द असेंडिंग आयोटा, बस और वो यहीं रहता है, डिसेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू असेंडिंग आयोटा और कहीं भी नहीं जाती। टाइप 3 है टियर ओरिजिनेट्स इन द डिसेंडिंग आयोटा एंड द डिसेक्शन इट एक्सटेंड्स डिस्टली। ये 3 है डिबेकिस की। स्टैंडफोर्ड ने फर्स्ट 2 को इकट्ठा करके टाइप ए बना दिया और दूसरी को टाइप बी बना दिया। वो कहता है जिस किसी में भी असेंडिंग इन्वॉल्व है, अब वो चाहे सिर्फ असेंडिंग हो या असेंडिंग के साथ पूरी एक्सटेंशन हो, वो टाइप ए है, और जिस किसी में असेंडिंग इन्वॉल्व नहीं है वो टाइप बी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइट ऑफ टियर। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, टीयरिंग ऑफ इंट्रास्कैपुलर पेन एकदम पीछे जा रही है और दोनों स्कैपुला के दरमियान में, विच इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एमआई। डिसेक्शन कैन आल्सो एक्सटेंड अप टू द लेवल के ये रीनल आर्टरी की को इन्वॉल्व कर दे, रीनल पेन, रीनल फेलियर, मेजेंटेरिक आर्टरी को इन्वॉल्व कर दे, एब्डोमिनल पेन, बाउल इस्कीमिया, स्पाइनल आर्टरीज को पैराप्लीजिया। ये कैसे करेगी, अब ये जैसे प्रेशर डाल के ये रीनल आर्टरीज अगर जा रही है तो रीनल आर्टरीज में प्रेशर डल जाएगा, इस तरह नीचे जो है मेजेंटेरिक वेसल्स पे प्रेशर पड़ जाएगा। द डिसेक्शन में एक्सटेंड प्रॉक्सिमली टू इन्वॉल्व द हेड एंड नेक, स्ट्रोक करवा दें, एमआई क्रोनरी वेसल्स इन्वॉल्व करके एमआई करा दें, आयोटिक रूट इन्वॉल्व करके आयोटिक रिगर्ज करवा दें। इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे शोज वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टिनम, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। हाउ वुड यू ट्रीट टाइप ए जो है, टाइप ए ऑफ स्टैनफोर्ड जो है, मतलब टाइप 1 और 2 ऑफ डिबेकिस, उसमें वो कहता है कि आप चेस्ट को ओपन करें, स्टेनोटमी करें, स्टर्नम को काटें, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करें ताकि वो आयोटा थोड़ी सी रिलीव हो, आयोटा पे क्रॉस क्रैम्प लगाएं और फिर रिप्लेस इट विद अ ग्राफ्ट। ठीक, और अगर ना ट्रीट किया इसको तो 75% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी डेथ हो जाए। टाइप बी में हम क्या करेंगे, मोस्टली इट इज़ क्योर्ड मैनेज बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स। सर्जरी इज इंडिकेटेड इफ पेन इंक्रीजेज एंड साइज इंक्रीजेज ऑन द सीरीज एक्सरेस, मीडियास्टिनम की वाइडनिंग होती जा रही है।
इसका ये भी क्वेश्चन आया था कि ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, हाउ वुड यू मैनेज। तो मैनेज में आपने लिखना है कि उसे प्रॉपर पूरा रिससिटेट करेंगे, IV कैनुला लगाएंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, ब्लड प्रेशर को 100 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, जैसे 170/100 है ना, इसको नीचे लेकर आएंगे, और यूरिन आउटपुट वगैरह मेंटेन करेंगे, फिर हम लोग इसको सर्जरी में लेकर जाएंगे। स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स, स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग इंजरी, खुद ही कुछ ऐसा हुआ है कि देयर इज़ निमोथोरक्स। प्राइमरी कोई फेमिलियल डिजीज़ हो, ब्लब्स और वेसिकल्स या बुला बने हो, सब प्लूरल तो फट गए हो। सेकेंडरी कर्स विद व्हेन द विसरल प्लूरा लीक्स एज अ पार्ट ऑफ अंडरलाइंग कोई डिजीज, द एस्थमा या COPD। हाउ डू यू ट्रीट, ऑब्जर्व करें निमोथोरक्स लेस दैन 20-25%। इन अदरवाइज हेल्दी पेशेंट वो नॉर्मली जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, 1.25% पर डे के हिसाब से उनकी जो एयर है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। बट अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या ज़्यादा सीवियर हो गया तो एस्पिरेशन निमोथोरक्स मोर देन 30% कैन बी एस्पिरेटेड यूजिंग 3-वे स्टॉप कॉक, बट द रिकरेंस रेट इज़ वेरी हाई। यहाँ चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन वही गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, स्पेशली फॉर लार्ज निमोथोरक्स के नीडल डिकम्प्रेशन करें और फिर चेस्ट ट्यूब डाल दें 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की कि यहाँ वहाँ कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आराम से कट मार सकते हैं। प्लूरोडोसिस कहता है कि अगर तो 7 दिन हो गए और लीक जो है ख़त्म ही नहीं हो रही, तो आप स्क्लोजिंग एजेंट लें और उसे चेस्ट ट्यूब में डाल दें। इट इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। और कौन सा फाइब्रोजिंग एजेंट लेंगे, ब्लियोमाइसिन जो हमने मशहूर पढ़ा है कि बहुत बदनाम है, इट कॉजेज प्रिलिमिनरी फाइब्रोसिस, या डॉक्सीसाइक्लिन, talc have been described for this purpose. These agents induce inflammatory reaction in the pleura, in the pleural space, and adhesions from between the parietal and visceral pleura, resulting obliterate कर लेती है प्लूरल स्पेस को। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी फॉर स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स, अगर तो बार बार निमोथोरक्स हो रहा है, कंटिन्यूड एयर लीक्स है आफ्टर 3 to 5 days ऑफ थेरेपी, मैसिव एयर लीक विद फेलियर ऑफ री एक्सपैंड, फेफड़े री एक्सपैंड नहीं कर पा रहे और बार बार कोई ना कोई निमोथोरक्स एपिसोड हो ही जा रही है, पेशेंट लिविंग इन रिमोट एरियाज, लार्ज बुला है, तो सर्जिकली हम उसको ट्रीट करते हैं। सर्जिकली क्या करते हैं, कंप्लीट पैराइटल प्लूरेक्टमी कर देते हैं या फिर पार्शियल प्लूरेक्टमी कर लेते हैं। जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास एपिकल बुलेक्टमी। बट इज सर्जिकल एम्फाइजीमा, सर्जिकल एम्फाइजीमा इट्स अ प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द सबकोटेनियस टिश्यू, और जो उस पर क्रैपिटस हैं, क्रैकल्स के साउंड आते हैं, इसलिए पहले कहते हैं ना रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में दोनों साइड्स पे देखें। इट मे बी लोकलाइज्ड और एक्सटेंसिव फ्रॉम आईलिड टू स्क्रोटम एंड इंडिकेट्स लंग इंजरी। ट्रीटमेंट, लोकलाइज्ड एम्फाइजीमा is managed conservatively while chest tube should be inserted in case of extensive। अगर तो localized है तो conservatively, लेकिन अगर नहीं है localized extensive है तो you have to go with extensive, उसे chest tube डालेंगे and surgical emphysema usually subsides within 1 week। इम्पाइमा थोरैकिक किस में पस होगी, पस को भी वैसे ही ड्रेन करेंगे। पस के फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस बताए हैं, पहले एक्सुडेटिव स्टेज आती है, फिर फाइब्रिनोप्रूलेंट स्टेज जिसमें फाइब्रिनोजेंस थिकन्ड हो जाता है लिक्विड बेसिकली, एंड द स्टेज इज यूजुअली ट्रीटेड बाय इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में यहाँ पे बन जाते हैं ये फाइबर्स, द थिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड एंड entrap the lung parenchyma restricting the elastic property। डिकॉर्टिकेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और डिकॉर्टिकेशन कैसे करती है, वीडियो असिस्टेड थोरैकिक सर्जरी और बाय कन्वेंशनल ओपन थ्रोकॉटमी, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से, मतलब खोलते हैं और निकालते हैं रिस्ट्रिक्टिव लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू ओवरलाइंग द लंग, चेस्ट वॉल डायफ्राम जो भी रिस्ट्रिक्ट करी उस लंग को प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं होने दे रही। देन कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ ट्यूब थोरैकोस्टोमी। चेस्ट इंटूबेशन किस लेवल पे करते हैं, उसकी क्या इंडिकेशन है, नीमोथोरक्स, टेंशन, स्पॉन्टेनियस, ओपन नीमोथोरक्स हो, एम्पाइमा, ट्रोमैटिक हीमोथोरक्स, हीमोनीमोथोरक्स, मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी हो जैसे थ्रोकॉटमी की है, एसोफेजेक्टमी, कार्डियक सर्जरी की है। आपने सबसे पहले चेस्ट ट्यूब कहाँ इंसर्ट करनी है, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में, जिसका इंटीरियर बनाता है पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ पेक मेजर, पोस्टीरियरली बनाता है एंटीरियर फ्लैप ऑफ लेटिस्मस डॉर्सी, या फिर मिडिल एक्सिलरी लाइन ले लें, एपेक्स ऊपर होती है, बेस उसका निपल के लेवल पे होता है, ठीक। फिर स्किन इज पेंटेड विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड ड्रेप प्रॉपर्ली, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज इनफिल्ट्रेटेड एट द सिलेक्टेड साइट ऑफ इंटूबेशन एंड अबाउट 3 centimeter इंसिजन इज मेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिब्स। 3 centimeter का इंसिजन देते हैं, अपर बॉर्डर पे देते हैं, नीचे लोअर रिब पे नहीं देंगे, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब पे नहीं देंगे क्योंकि न्यूरोवैस्कुलर बंडल होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इंटरकोस्टल मसल को हम आर्टरी फोर्सेप्स से स्प्लिट करेंगे और फिर पैराइटल प्लूरिया को उंगली से ऐसे उंगली डाल के
पूरा parietal pleura is breached with the help of index finger as shown. Now chest drain is inserted in the pleural cavity and secure in place with the help of suture. सिल्क स्विचर से सिक्योर करते हैं. ड्रेन इज़ अटैच्ड विद अंडर वाटर सील बॉटल एज शोन इन द फिगर. और ख़ाली हवा में नहीं छोड़ देना क्योंकि अंदर जो होता है नेगेटिव प्रेशर होता है तो उल्टा काम भी पड़ सकता है. साइज ऑफ द चेस्ट ट्यूब शुड बी एज लार्ज एज द इंटरकोस्टल स्पेस अलाउज. इट कैन बी डायरेक्टेड सुपीरियरली क्यों करेंगे? अगर निमोथोरैक्स है तो हवा ऊपर की होगी तो सुपीरियरली ऐसा पर. और जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो इट कैन बी डायरेक्टेड इन्फीरियरली इफ देयर इज प्लूरल इफ्यूजन लिक्विड है तो ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा. Skin stitches are applied to prevent any leakage of air or fluid. Post intubation chest X-ray should be performed to check position of the tube and expansion of the lung proper है कि नहीं. Complication bleeding, hemothorax, hemoperitoneum, organ penetration हो गया, colon, lungs वगैरह, tube dislodgement, empyema या retained pneumothorax might require insertion कि second chest tube भी दूसरी साइड पर डाली जाए. रिमूव कब करेंगे हम चेस्ट ट्यूब को? हम तब रिमूव करेंगे व्हेन इन केस ऑफ नीमोथोरैक्स जब फ्लक्चुएशन या बबलिंग जो हो रही थी अंडर वाटर सीन में वो बंद हो गया है. हीमोथोरैक्स से पहले ब्लड की जगह अब सीरस फ्लूइड आ रहा है, नॉर्मल हो चुका और 24 आवर्स से 200 मिलीलीटर से कम आया तो निकाल दो. ठीक. सर्वाइकल रिब, अब नॉर्मली यहाँ सर्वाइकल रिब होती नहीं, लेकिन अगर अब नॉर्मली C7 से एक सर्वाइकल रिब आया जाए, 7th रिब सर्वाइकल से एक और रिब आता है तो इसे सर्वाइकल रिब कहते हैं. और इसके बहुत अच्छे खासे मसले हैं बिकॉज इट कॉजेज thoracic आउटलेट सिंड्रोम, इट कॉजेज कंप्रेशन ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन आर्टरी. ब्रेकियल प्लेक्सस भी बेचारा कंप्रेस होता है और सबक्लेवियन आर्टरी की वजह से इंटरकोस्टल सप्लाई जो है आर्टरीज की वो भी कट सकती है. द स्ट्रक्चर्स आर इंट्रैप्ड. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द स्ट्रक्चर्स दे आर इंट्रैप्ड बिटवीन द सर्वाइकल रिब एंड स्क्लेनिस एंटीरियर, स्क्लेनिस मसल के दरमियान. रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है. इट्स ऑफन डायग्नोज बाय फाइंडिंग अ पॉजिटिव एडिसन साइन ही पॉजिटिव होगा कि एकदम जब आप अबडक्ट करोगे आर्म को और एक्सटर्नल रोटेट करोगे शोल्डर को तो रेडियल पल्स ही गायब हो जाएगी, जैसे वाटर हैमर पल्स आयोटिक रिगर्ज में गायब हो जाती है. हाउ डू डायग्नोज चेस्ट एक्सरे? थोरैकिक इनलेट व्यू पे आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा रिब होगी सर्वाइकल रिब. ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक सर्वाइकल रिब पे तो कुछ नहीं करना, बट अगर थोरैकिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ सर्वाइकल रिब प्रेजेंट कर रही है तो फिर सुप्रा क्लेविकुलर या एक्सिलरी अप्रोच के साथ उसको रिब को एक्सरसाइज करना है. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जज़ाकल्लाह खैर.